Assalamualaikum, dear students. मैसेजेस में अपनी अटेंडेंस मार्क करें प्लीज। अच्छा, मुझे बताइएगा मैसेजेस में कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली थी। क्या हम लोग बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी, एक तो डेफिनेशन थी जो कि हमने की, हमने जो है वो रिस्क ग्रुप और बायो सेफ्टी लेवल्स कर लिए थे। रिस्क ग्रुप 1, 2, 3 और बायो सेफ्टी लेवल्स। अच्छा, ये भी हो गया। तो थोड़ा सा पिछले को पहले रिवाइज कर लेते हैं। बायो सेफ्टी लेवल्स हो गए थे, बायो सेफ्टी लेवल्स। ओके, ओके। तो हमने जब बायो सेफ्टी की बात की तो बायो सेफ्टी का मकसद ये है कि तमाम मेजर्स जो आप करते हैं अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ द पैथोजन के लिए, ठीक है, बचाने के लिए कि अनइंटेंशनली पैथोजन रिलीज ना हो, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए वो काम आप पैथोजन से अपने आप को बचाने के लिए जो भी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं वो बायो सेफ्टी के अंदर आते हैं। और बायो सिक्योरिटी में जो आप पैथोजन को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि कोई उसका जो है इरेशनल यूज ना कर सके, जानबूझ के चुरा के, और वो किसी और पर्पस के लिए बायो टेररिज्म जिस तरह है वो इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया रिस्क ग्रुप। दुनिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जिनके अंदर ये पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, उन्हें हम डिफरेंट रिस्क ग्रुप में रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पैथोजेनेसिस, अकॉर्डिंग टू देयर स्प्रेड, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इस तरह हम रिस्क ग्रुप 1, 2, 3 और 4 रिस्क ग्रुप है। जो जो रिस्क ग्रुप का नंबर बढ़ता जाएगा इसी तरह उसकी लिथल डिजीज की लिथैलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। रिस्क ग्रुप 1 में ऐसी डिजीजेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट अनलाइकली टू कॉज एनी डिजीज इन हेल्दी ह्यूमंस और एनिमल्स। रिस्क ग्रुप 2 में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि डिजीज तो कॉज कर सकते हो लेकिन इतनी सीरियस ना हो, और उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल रहा, और उसका कम्युनिटी में स्प्रेड भी स्लो हो। रिस्क ग्रुप 3 के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका कम्युनिटी में फास्ट स्प्रेड होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी बॉर्न वायरसेस हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल हो और वो लीथल डिजीज कॉज करते हो। रिस्क ग्रुप 4 में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉज करते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो
एक्सोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ना उनका ट्रीटमेंट होता है और ना ही उनकी वैक्सीन जो है वो। जी, ये तो हो गया जो हमने लास्ट बायोसेफ्टी लेवल्स। अच्छा, बायोसेफ्टी लेवल जिस तरह हमने रिस्क ग्रुप बनाए हैं, इसी तरह हम लैब की डिजाइनिंग में भी बायोसेफ्टी लेवल्स का खास ख्याल रखते हैं। अब इसमें बायोसेफ्टी लेवल्स क्या है? फॉर एग्जांपल बायोसेफ्टी लेवल 1 से बायोसेफ्टी लेवल 4 तक है, ठीक है। जो लेवल बढ़ता जाएगा उसके अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स उतनी ज्यादा होती जाएंगी, उसके अंदर उतनी ज्यादा जो है वो सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बायोसेफ्टी लेवल 1 है, एक आम सी लैब है, एक कमरा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बायोसेफ्टी लेवल 1 के अंदर आपके पास जो है वो हैंड वॉश होना चाहिए, वॉशेबल सिंक होना चाहिए, और उसके अलावा जो है फर्नीचर कोई होना चाहिए, लाइट्स आपके पास प्रॉपर हो। ये बायोसेफ्टी लेवल 1 है। लेकिन इसमें जो आप काम कर सकते हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कर सकते हैं दैट आर अनलाइकली टू कॉज एनी डिजीज इन हेल्थी ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद फिर बायोसेफ्टी लेवल 2 आता है। इसमें बायोसेफ्टी लेवल 1 के तमाम जो चीज़ें हैं, लवाजमात हैं, उसके अलावा और ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स या अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बायोसेफ्टी लेवल 3 आता है और इसी तरह बायोसेफ्टी लेवल 4 आता है। बायोसेफ्टी लेवल 4 की जो लैब है वो पूरे रीजन में सिर्फ चाइना के पास है, जिसके अंदर आप सांस भी एक प्रॉपर सूट के अंदर लेते हैं, सांस भी लैब के अंदर नहीं लेते। बायोसेफ्टी लेवल 3 अब कोरोना की वजह से तो काफी ज्यादा बन चुके हैं पाकिस्तान में, और युवास में भी एक बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, शायद आपको पता हो, जिसमें हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं आजकल कोरोना वायरस से। अच्छा, ये जो एक आयान ने क्वेश्चन किया है कि कोरोना इज इन थर्ड ग्रुप बट इन डेवलप्ड कंट्रीज कोरोना इंक्लूड इन फोर्थ ग्रुप। अच्छा, कई जो है उन्होंने अपनी इसे रिस्क ग्रुप 3 में रखा हुआ है, कईयों ने रिस्क ग्रुप 4 में रखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल साइंटिस्ट एग्री के रिस्क ग्रुप जो है ये 2 ही ठीक है, सॉरी रिस्क ग्रुप 3 के अंदर है। ये लास्ट टाइम भी मेरी डिस्कशन हुई थी कि इसे हम रिस्क ग्रुप 4 में इस वजह से नहीं रख रहे कि इसमें जो मोर्टेलिटी की परसेंटेज है वो बहुत थोड़ी है। रिस्क ग्रुप 4 में आप इबोला और सीसीएचएफ को देख लें कि मैक्सिमम लोग जो इन्फेक्टेड होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली जो डेथ है वो ज्यादातर देखी ही ओल्ड एज या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोगों के अंदर है। बाकी यंग इंडिविजुअल जो कि मोस्टली इन्फेक्टेड है उनमें तो डेथ के रेट या चांसेस बहुत कम है। अच्छा, ये रिस्क ग्रुप 4 के लिए जो सॉरी
बायो सेफ्टी लेवल 4 की जो लैब है वो रीजन रीजन का मतलब है पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, सूडान, भूटान, मलेशिया, इसमें सिर्फ चाइना के पास है 4। और कोई क्वेश्चन करें अगर आपका क्वेश्चन है, ताकि फिर हम आगे चलें। अच्छा, तो ये तो हो गया बायो सेफ्टी लेवल्स के बारे में। अब दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बायो सेफ्टी लेवल खत्म कर दिए, लेकिन कंट्रीज जिस तरह सीडीसी है जो कि यूएसए की है, इसी तरह डिफरेंट जो कंट्रीज की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने बायो सेफ्टी लेवल्स को रखा हुआ है। डब्ल्यूएचओ कहती है कि रिस्क असेसमेंट की बेस पे आप डिसाइड करें कि क्या लैब के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेटरी स्प्रेड हो रहा है उसका, तो आपकी लैब में उस रेस्पिरेटरी स्प्रेड को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ का रिसेंट मैनुअल है, वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मैं। उसमें ये है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। क्योंकि मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, इस वजह से मैं स्क्रीन नहीं शेयर की। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? तो आपको मैंने बायो सेफ्टी लेवल्स के बारे में बता दिया, रिस्क के बारे में बता दिया। अच्छा, जब भी हम बायो सेफ्टी की बात करते हैं तो बायो सेफ्टी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बायो सेफ्टी हैं। उन्हें हम कहते हैं पिलर्स ऑफ बायो सेफ्टी। वो कौन कौन से हैं? वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उन्हें हम 4 कंट्रोल्स ऑफ बायो सेफ्टी का भी नाम देते हैं। 4 इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स ऑफ बायो सेफ्टी। उनके अंदर सबसे पहले है, और वेरी इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग कंट्रोल है। इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर आपका बिल्डिंग का बनाना, आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट हो गई, आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी, ये सारे जो हैं वो इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर आते हैं। बायो सेफ्टी लेवल 4 की लैब में हम कॉन्गो को, इबोला को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें, फॉर एग्जांपल बायो सेफ्टी कैबिनेट, लैब का डिजाइन, लैब का स्ट्रक्चर, लैब का बनना, ये सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर आता है और सबसे प्राइमरी स्टेप है किसी भी लैब के अंदर। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये जो आप पीपीज पहनते हैं, इन्हें हम, पीपीज का मतलब है ये मास्क, ग्लव्स, एप्रन, शू कवर, हेड कवर, ये सारे पीपीज की किस्में हैं। ये जो आप पहनते हैं ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेकंड वाला ऑफ, या आप इसे कहते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ द बायो सेफ्टी। तो पहले वाला जो है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया, दूसरे वाला जो है वो पीपीई, तीसरे वाला जो है वो एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये एसओपी का मतलब ये है कि आपने चीजों को जो है वो इन ऑर्डर रखना है। एसओपी का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप डिजायरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल सकें, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइम पॉइंट पे करें लेकिन रिजल्ट सेम ही हो, वो आपका करेक्ट एसओपी होगा। वैलिडेट करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एसओपी जो है वो आपका सेकंड लास्ट कंपोनेंट है।
आखिरी जो कंट्रोल है बायोसेफ्टी का, दैट इज आपकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, एसओपी के बाद मैनेजमेंट, इसके अंदर ये आता है कि किस तरह वो मैनेजर्स जो है वो पॉइंट होते हैं, किस तरह वो चीज़ों को लेके चलते हैं, इधर वो चलते हैं भी कि नहीं है, ये सारा मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर आएगा। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब कोरोना के वायरस के आउटब्रेक के बाद तो जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल है, जिस एसओपी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक एसओपी बनाते हैं कि किसी जो है वो फॉर एग्जांपल शूज को किस तरह उतारना है। तो आपका मकसद ये होता है कि सब जो है वो शूज एक ही तरीके से उतारें और जो है एंड रिजल्ट सेम हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक एसओपी बनाया है, एक बंदा उसे उस तरीके से करता है और रिजल्ट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाता है, दूसरा बंदा करता है तो नहीं आता, तीसरा करता है तो नहीं आता, इसका मतलब है कि एसओपी आपके बंदों की ट्रेनिंग के अंदर फॉल्ट है। एसओपी का मतलब मकसद ये होता है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइम पॉइंट पे सेम प्रोसीजर करें लेकिन रिजल्ट सेम आए। अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है या तो आपका एसओपी खराब है या फिर आपके जो है वो पर्सोनल की ट्रेनिंग की जरूरत है। बाबा, ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो है वो एसओपी जब डिज़ाइन करते हैं तो हमारा डिटेल में लेक्चर होगा कि एसओपी किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसमें क्या किन किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी का मकसद ये है कि एक जो आपके पास एंड अप रिजल्ट आए वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। वो जो रिजल्ट है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दरवाजा, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक तो वो पूछें प्लीज। 4 पिलर्स ऑफ बायो सेफ्टी में सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल है, दूसरा एसओपी है, तीसरा पीपीई है, चौथा जो है वो मैनेजमेंट है। इंजीनियरिंग के अंदर लैब का स्ट्रक्चर और लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। दूसरा जो है वो आपका एसओपीज हैं, सॉरी पीपीईज हैं, जिन्हें हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का नाम देते हैं, जिसमें ये मास्क, गॉगल्स, ग्लव्स, शू कवर। तीसरा जो है वो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और चौथा जो है वो मैनेजमेंट है। इन तमाम का पूरा होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लैब के अंदर जो है वो बायो सेफ्टी को मेंटेन रख। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो काइंडली कीजिए।
मैनेजमेंट का मतलब है आपके सीनियर लेवल के बंदे जो हैं वो किस तरह एसओपीज को कंप्लाई कर रहे हैं, किस तरह लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो सारा मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ठीक है। जिस तरह यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है वो एसओपी के मुताबिक जो है वो चलती है, काम करती है, तब ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। और कोई क्वेश्चन करें प्लीज इससे रिलेटेड। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम जो है वो फिनिश करते हैं, जिसमें हम पिलर्स ऑफ बायो सेफ्टी। आपके साथ मैं मैनुअल शेयर कर दूंगा बायो सेफ्टी से रिलेटेड, उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो लिखी होंगी।